नमस्कार। क्लास 12 विज्ञान अध्याय फर्स्ट सिल्वर रेडी मनोहर श्याम जोशी। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इस लंबी कहानी के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। आपका जन्म 1935 कुमाऊं में हुआ था। आपने 1984 दूरदर्शन पर हम लोग धारावाहिक की पटकथा लिखी थी। 2005 में आपको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। 2006 में आपका देहांत हो गया। आपने कहानी संग्रह, व्यंग्य, साक्षात्कार लेखन आदि लिखे हैं। आपने जो धारावाहिक लिखे हैं इसमें हम लोग बुनियाद आदि। आज हम अध्याय फर्स्ट सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की जो लंबी कहानी है मैं उसको समझाऊंगा। मनोहर श्याम जोशी की इस लंबी कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो है यशोधर बाबू। इस कहानी का प्रमुख पात्र है यशोधर बाबू, जो कि एक गांव में रहते हैं। 10वीं पास करने के बाद रोजगार की तलाश में आप दिल्ली आते हैं। दिल्ली में उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है किशनदा। किशनदा जो कि सरकारी कर्मचारी है, एक कार्यालय में काम करते हैं। उनको सरकार की तरफ से 3 रूम वाला एक क्वार्टर मिला हुआ है और उस क्वार्टर में ही जो गांव से जो बच्चे आते हैं उनको रहने के लिए जगह देते हैं, उनको पढ़ने की सलाह देते हैं, उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही यशोधर बाबू भी वहां पहुंच जाते हैं और यशोधर बाबू किशनदा से कहते हैं कि भी मेरी भी कहीं नौकरी लगवा दो। लेकिन यशोधर बाबू की उम्र जो है वो कम है, इसलिए थोड़े समय के लिए उनके घर में जो अन्य विद्यार्थी रसोई बनती थी, उस रसोई जो मैस का काम होता था उसमें उनको काम पर लगा दिया। और यही नहीं, किशनदा ने उनको 50 रुपये भी दिए घर पर भेजने के लिए। किशनदा सबकी सहायता करते थे। वो चाहते थे गांव से जो बच्चे आए उनको शिक्षा के प्रति जागरूक बने, ये उनकी इच्छा थी। यही कारण था कि उन्होंने शादी नहीं की। यही कारण था कि किशनदा ने शादी नहीं की। जब किशनदा रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद नियमानुसार उनको सरकारी क्वार्टर खाली करना होता है। लेकिन कुछ समय वो वहां रहे। उसके बाद उनके किसी भी शिष्य ने अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दी और नहीं था। यहां तक कि यशोधर बाबू चाहते हुए भी नहीं कह सके, क्योंकि यशोधर बाबू परिवार के साथ रहते थे। चाहते हुए भी वह किशनदा को अपने घर में नहीं रख सके। यही कारण है कि किशनदा जो है कुछ समय बाद अपने गांव चले गए। जब वो अपने गांव गए, गांव में 1 साल रहने के बाद उनका देहांत हो गया। जब लोगों ने
उनके देहांत के बारे में यशोधर बाबू से पूछा कि भाई उनका देहांत कैसे हो गया, तो वो कहते हैं जो हुआ होगा, जो हुआ होगा। एक बात। दूसरा एक जुमला और है, somehow improper। somehow improper, ये पूरी लंबी कहानी जो हुआ होगा somehow improper, इस दो जुमलों के इर्द गिर्द घूमती है। और यशोधर बाबू के मन में भी यही बोल है, जो हुआ होगा अर्थात जैसे सबकी मौत हुई है वैसे उनकी भी मौत हुई होगी। somehow improper, अनुचित क्या है उस कहानी के संदर्भ में अब अपन चर्चा करते हैं। यशोधर बाबू जो है, यशोधर बाबू को किशनदा ने, यशोधर बाबू को किशनदा ने अपने ही कार्यालय में नौकरी दी थी और यशोधर बाबू जो है समय के बड़े पाबंद थे, क्योंकि वो किशनदा के सिद्धांतों पे चलते थे, किशनदा के सिद्धांतों पे चलते थे। समय पे जाना, समय पर आना, बिल्कुल काम करने में विश्वास करते थे। उसी समय उनके कार्यालय में एक कर्मचारी, नया कर्मचारी आया था जिसका नाम था चड्डा, जिसका नाम था चड्डा। चड्डा जो है वो घर जल्दी जाना चाहता है। यशोधर बाबू कहते हैं कि जिसको भी जाना है समय पर घर जाए। पर वो चड्डा कहता है कि आपके हाथ पर जो, कलाई पर जो घड़ी बंधी हुई है वो पानी पी रही है, ये पुरानी घड़ी है। अब डिजिटल का जमाना है, इसीलिए एक जापानी घड़ी ले लो। तो यशोधर बाबू कहते हैं कि ये घड़ी जो है मुझे शादी में मिली है और रोज सुबह शाम मैं इसको रेडियो से मिलाता हूँ। दफ्तर की घड़ी, कार्यालय की घड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मेरी घड़ी जो है आगे पीछे नहीं हो सकती है। इस तरह से बातचीत चलती रहती है। उसी दरमियान चड्डा और मेनन के बीच में, अन्य कर्मचारी दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है। जब शादी की बात होती है तो यशोधर बाबू के मुंह से निकल जाता है कि मेरी शादी जो है 6 फरवरी 1947 को हुई थी। तो उन्होंने सबने, क्योंकि उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी, उसी दिन सबने बधाई दी और उसी दिन उनकी शादी के 25 साल पूरे हो गए, अर्थात सिल्वर वेडिंग, रजत जयंती। और कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने कहा कि आज तो पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस पश्चिमी संस्कृति में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं इन सब चीजों को ढकोसला समझता हूँ, ये अनावश्यक पैसों की बर्बादी है। क्योंकि यशोधर बाबू किशनदा के सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान हैं, वो जानते हैं कि पाई पाई को कैसे बचाया जा सकता है। ये नहीं, स्टाफ ने ज्यादा रिक्वेस्ट की, उन्होंने 10 रुपये दिए। तो 10 रुपये से क्या होगा, कार्यालय के कर्मचारियों ने कहा। तो उन्होंने 20 रुपये और दिए, 20, 10, 30 रुपये हो गए, लेकिन खुद इस पार्टी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो समय प्राप्त करना नहीं चाहते। इस तरह से यशोधर बाबू अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी चाय पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। और यशोधर बाबू कार्यालय में जब समय पूरा हो, कार्यालय से निकलने के बाद रोज की उनकी दैनिक दिनचर्या है, उनकी दैनिक दिनचर्या थी है कि रोज कार्यालय से निकलने के बाद बिरला मंदिर जाना, वहां पूजा पाठ करना, बिरला मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद पाठ बंद करना, मां
सब्जी मंडी जाकर सब्जी लेना और फिर घर जाना। लेकिन इसी रास्ते में किशनदार का पुराना क्वार्टर भी आता है, किशनदार का पुराना क्वार्टर भी आता है। और किशनदार के पुराने क्वार्टर को देखकर वो पुरानी यादों में खो जाते हैं, क्योंकि उस क्वार्टर को तोड़कर वहां पर 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, जो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि किशनदार कहा करते थे कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो मकान बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। यही कारण है कि किशनदार ने कभी भी अपना प्लॉट तक नहीं लिया, अपना मकान तक नहीं बनाया। इसी कारण किशनदार को गांव जाना पड़ा। यशोधर बाबू भी इसी सिद्धांत पर चलते हैं और वो भी सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। लेकिन किशनदार के मकान को देखकर उनको पुरानी बातें सारी याद आती हैं और वो उस समय को याद करते थे कि एक वो समय था जब रामलीला हुआ करती थी, तो किशनदार अपने घर में लोगों को रुकवाते थे। ये सारी चीजें उनके मस्तिष्क में आती हैं। जब वो बिरला मंदिर में पूजा पाठ करते थे, तब जनार्दन ने शब्द भगवान का नाम जब वो लेते थे, तब उनको अपने जीजा की याद आती थी। उनका जीजा जो कि अहमदाबाद में रहता है और वो बीमार, यशोधर बाबू उससे मिलना भी चाहते थे, यशोधर बाबू से मिलना भी चाहते थे, लेकिन उनका पुत्र, उनकी पत्नी उनको जाने से रोक देते थे। कोई भी पुत्र ये नहीं कहता कि पिताजी आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनको पैसे दीजिए। पुत्र ने मना कर दिया कि मैं उनकी सहायता नहीं करूंगा। इस तरह से यशोधर बाबू जो है बिरला मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, जगदन में भक्ति में लीन होना, पहाड़गंज जाना, सब्जी लाना, फिर वो अपने घर जाते हैं और घर जाकर वो देखते हैं, जब वो घर पहुंच जाते हैं तो एक बार तो वो अपने घर को भी पहचान नहीं पाते हैं। जब यशोधर बाबू घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद वो एक बार तो अपने घर को भी पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन घर की नेम प्लेट देखकर उनको मालूम होता है कि इसमें लिखा होता है राइडे पर, हाँ ये मेरा ही घर है। क्योंकि उस दिन घर के बाद बहुत सारे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलते हैं। उनका बड़ा बेटा भूषण बाहर आकर सभी अधिकारियों को, सभी मेहमानों को विदा कर रहा था। यशोधर बाबू ने देखा ये क्या हो रहा है मेरे घर पर, ये क्या हो रहा है, और ये मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे घर पर क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा है और मेरे घर पर क्या हो रहा है। जब यशोधर बाबू घर पहुंचते हैं, उनका पुत्र भूषण मेहमानों से परिचय करवाता है। मैं इस कहानी में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं यशोधर बाबू के परिवार के बारे में बता देता हूं आपको। मैं उनका बड़ा पुत्र भूषण एक विज्ञापन कंपनी में काम करता है, जिसको 1500 रुपये मासिक मिलते हैं। उनका दूसरा पुत्र जो है वो आईएएस की तैयारी करता है। उसका आईएएस एलआईडी में चयन होने के बावजूद भी वो नौकरी ज्वाइन नहीं करता है। उनका जो तीसरा पुत्र है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला जाता है पढ़ने के लिए। उनकी बेटी है जो डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका जाना चाहती है। ये सभी जो है आधुनिकता के रंग में रंग जाते हैं, ये सभी आधुनिकता के रंग में रंग जाते हैं, समय के साथ चलते हैं। लेकिन यशोधर बाबू जो हैं वो समय के साथ नहीं चलते हैं। यही नहीं, इन सभी का साथ उनकी माताजी देती हैं।
क्योंकि किसी न किसी को परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है कि उस परिवार में कलह बढ़ जाता है। यही कारण है कि उनकी पत्नी जो है आधुनिकता के रंग में रंग जाती है। उनकी पत्नी जो है आधुनिकता के रंग में रंग जाती है। अब मैं वापस सीधा आ रहा हूं उस अपने जो कंटिन्यू में कि पुत्र जो है भूषण जो है मेहमानों से परिचय करवाता है। जब वो मेहमानों से परिचय करवाता है, परिचय करवाने के बाद वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आज आपने बहुत देर कर दी, इतना समय कहाँ दिया। पिताजी ने देखा कि सब घर में क्या हो रहा है। तब उनकी बेटी आती है। उनकी बेटी जो है वो भागते हुए आती है पिताजी के पास कि पिताजी आइए, सभी मेहमान जो हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। उनकी जो बेटी है वो पिताजी के पास आती है और कहती है कि सभी मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं, आप केक काटिए। लेकिन जब वो बेटी को देखते हैं, बेटी ने जींस पहन रखा, टॉप पहन रखा है। उनकी पत्नी जो है होठों पे लाली लगी हुई है। ये सब ईश्वर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, ये ठीक नहीं है। ये सब ईश्वर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, ये अनुचित है कि किस तरह से कपड़े पहने जाए। ये सभी जो है आधुनिकता के रंग में रंगे थे। यही कारण है कि वो अपनी पत्नी को शामिल, गुड़िया, मजाक के साथ जो कुछ शब्द कहा करते थे उसके साथ मजाक किया करते थे। जब सबने जिद की तो पिताजी ने पूछा कि बेटा हमारे यहाँ ये सब का, हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से मिलने लगी, सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? कि बेटा हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? तब यशोधर बाबू का दूर का भांजा, यशोधर बाबू का दूर का भांजा वो कहता है जब से आपका बेटा 1500 रुपये महीना कमाने लगा है तब से ये होने लगी। यशोधर बाबू कहते हैं यार मैं भी रिटायरमेंट पे आ गया हूँ, मुझे भी 1500 रुपये नहीं मिलते हैं, इसको 1500 मिलते हैं, दाल में कुछ खाना, ये दाल में कुछ खाना ही अनुचित। लेकिन वर्तमान दौर में देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, विज्ञापन कंपनियां जो होती हैं, वो अच्छा जो पैकेज देती हैं उस समय उसको 1500 रुपये महीना मिलता था। यही नहीं, यशोधर बाबू को इस बात का भी दुख होता है कि इस भूषण को जो 1500 रुपये मिलते हैं उसने कभी ये नहीं कहा पिताजी 1500 रुपये मिलते हैं, मैं आपका ज्वाइंट अकाउंट खुलवा ले, मेरे पैसे आप भी यूज कर सकते हो, कभी नहीं कहा। इस बात का भी दुख है। दूसरी बात कि भूषण घर में जो है समय के साथ फ्रिज, कूलर, टीवी जो भी लाता है वो कहता है ये सब मेरा है, उसमें अपना अधिकार जताता है। ये सारी चीजें जो हैं यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती है। इसके बावजूद भी यशोधर बाबू पुत्र और पुत्री पत्नी के कहने पर वो केक काट देते हैं। जब केक काटते हैं तो वो खाने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि इसमें अंडा होता है। और अंडे का बहाना बनाकर उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले जो है संध्या करूं, पूजा पाठ करूं। वो पूजा पाठ करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि शाम का समय हो चुका था। जब यशोधर बाबू पूजा पाठ में हमेशा कम समय लगाते हैं, जब यशोधर बाबू पूजा पाठ कर लेते हैं और पूजा पाठ करते समय उनको याद आती है किशनदा, और किशनदा को वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं, उनको दृश्य याद आता है और किशनदा की बहुत सारी बातें उनको याद आती है। ये माया है, ये क्या है? सच वो माया है।
जो व्यक्ति इस दुनिया में अकेला आया है वो अकेला ही जाएगा, और अकेलापन अंत में सबको भुगतना पड़ता है। और किशनदा उनको मनी मन कहते हैं कि लेकिन आपके पुत्र के साथ भी ऐसा ही होगा। यानी कि किशनदा के सिद्धांत जो है उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं। जितने में उनकी पत्नी आती और कहती है कि आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, सब मेहमान वेट कर रहे हैं, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं, आइए आप। लेकिन जब तक कि सुंदर बाबू आते हैं तब तक मेहमान सारे चले जाते हैं। और यही नहीं, वो गमछा पहनकर ही उस पार्टी में आ जाते हैं। तो उनकी बेटी क्रोधित होती है, पिताजी की ये क्या, आप गमछा पहन के आ गए। देखिए समय कैसा है। और यही नहीं, अंत में उनका पुत्री सब मिलकर यशोधर बाबू को एक गिफ्ट देते, एक उपहार देते, क्योंकि आज पिताजी की शादी की 25वीं साल है। और उस उपहार में क्या दिया जाता है आप कल्पना कीजिए। पिताजी को जो गिफ्ट दिया जाता है वो ऊनी गाउन होता है। और यही नहीं, उनकी बड़ी बेटी जो है, उनकी जो बेटी है वो अंदर से पाजामा कुर्ता लेकर आती है और पिताजी को कहती है इसको पहनो, और इसके ऊपर जो है ये गाउन है। और ये गाउन जो हमने इसलिए लाया है कि आप रोज सुबह दूध लेने जाते हो तो फटा हुआ पुलोवर पहनते हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। आप गाउन पहनकर दूध लेने जाया। लेकिन एक भी बेटे ने, पुत्री ने ये नहीं कहा पिताजी आप बूढ़े हो चुके हो, ये काम हम कर देंगे। इस बात का पिताजी को बहुत दुख होता है। तो ये इस तरह से ये कहानी जो है यही समाप्त होती है। ये कहानी जो है हमारे सामने बहुत सारी बातें छोड़ के जाती है। ये कहानी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यशोधर बाबू जो है अपने परिवार के साथ जो है सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, जबकि उनकी पत्नी जो है वो परिवार के साथ सामंजस्य बिठा पाती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इस कहानी की मूल संवेदना बताइए, ये कहानी क्या कहना चाहती है, इस कहानी से क्या ज्ञान मिलता है, इस कहानी का उद्देश्य बताइए। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है, नंबर 1 मानवीय मूल्यों का पतन। नंबर 1 मानवीय मूल्यों का पतन, जिसमें भाईचारा, प्रेम, बुजुर्गों का सम्मान न होना आदि। नंबर 2 इस कहानी में पीढ़ी अंतराल की समस्या, पीढ़ी अंतराल की समस्या हमारे सामने रखी है, क्योंकि इससे सामाजिक मूल्यों का पतन होता है। सामाजिक मूल्यों का पतन होता है। नंबर 3 समय के साथ इंसान को लचीला स्वभाव अपनाना चाहिए। लचीला स्वभाव अपनाना चाहिए ताकि वो परिवार के साथ सामंजस्य आराम से बना सके, परिवार के साथ सामंजस्य बना सके। हमें अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हम पश्चिमी संस्कृति का भी विरोध नहीं करते हैं, पश्चिमी संस्कृति की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए।
पश्चिमी संस्कृति की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी बातों को नकारना चाहिए, इसको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए, और हम समय के साथ चलेंगे तभी हम परिवार के साथ सामंजस्य बना पाएंगे। दूसरा है, हमें परिवार के साथ आत्मीय संबंध बनाने चाहिए। ये कहानी जो है परिवार के साथ आत्मीय संबंध बनाने की भी शिक्षा देती है। यही नहीं, ये कहानी जो है हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, ये हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, इन प्राचीन परंपराओं को हमें युवा पीढ़ी को बताना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कहानी की मूल संवेदना जो है पीढ़ी अंतराल की है। इस तरह से ये कहानी यही समाप्त होती है। मैंने आपको अभ्यास प्रश्न पहले ही दे दिए थे। अब मैं अगले वीडियो में जो हमारा दूसरा पार्ट है जूझ आनंद यादव, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।